नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ मौजूद हैं आज तक .in के क्राइम एडिटर परवेज सागर जी। परवेज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया अनूप। और जो सवाल है हर आम और ख़ास के जहन में बीते 48 घंटों से अगर हम कहें तो उठ या उससे पहले से भी, शाइस्ता कहाँ है। लेकिन जब अतीक अहमद और अशरफ की मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उस दौरान जब 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, उसके बाद से अब जो तलाश हो रही है, जो सवाल उठ रहा है, जो पूछा जा रहा है, या ये कहिए कि जो मुस्तैदी से पुलिस उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे को छान रही है परवेज़ भाई, वो नाम है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता कहाँ, ये सवाल सबके जहन में उठ रहा है। लेकिन चूंकि जिस मुस्लिम समुदाय से वो ताल्लुक़ रखती हैं, उसमें एक इद्दत की परंपरा होती है पति के निधन के बाद। उसमें ये कहा जाता है कि वो बाहर नहीं निकलती। ये क्या वो पूरे, ये हम समझना आपसे चाहते हैं कि उसमें होता क्या और क्यों पुलिस के लिए अब शाइस्ता तक पहुंचना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है इस धार्मिक प्रथा की वजह से। देखिए, जैसा कि अभी हम बातचीत कर रहे थे और हमारी ये शुरू होने से, हमारे लाइव शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि शाइस्ता को पकड़ना वैसे ही थोड़ा मुश्किल हो रहा था। शाइस्ता ही नहीं बल्कि 3 शूटर भी अभी जो है, अरमान है, गुड्डू मुस्लिम है और साबिर है, ये तीनों भी अभी फरार हैं। बिल्कुल। और अब 4 लोग ये हैं, क्योंकि अभी तक इसमें जितने आरोपी थे उसमें 6 लोग मारे जा चुके हैं। तो अभी ये जो सिर्फ जो बचे हुए लोग हैं 4 लोग, यानी कि शाइस्ता है और साबिर है, अरमान है और गुड्डू मुस्लिम, पुलिस इनको तलाश रही है। शाइस्ता को लेकर के अभी हम जो बातचीत कर रहे थे, मैं वही बताना चाहूँगा कि शाइस्ता को ना मिल पाने का उसका एक सवाल आया था कि वो क्यों नहीं मिल सकती और थोड़ा मुश्किल क्यों होगा। तो पहली बात तो ये कि उसकी तस्वीर जो है महज एक तस्वीर है और वो तस्वीर बहुत पहले की है। वो तस्वीर कोई लेटेस्ट फोटो नहीं है उसका अच्छा। पुलिस के पास। ज़्यादातर तो तस्वीरें बुरके में हैं। बिल्कुल। एक तस्वीर है जिसमें वो कुछ गहने पहने हुए नजर आती है, वो एक ही तस्वीर है जो घूम फिर के आती है। बिल्कुल, वही एक तस्वीर घूम फिर के सामने आती है, जैसा आपने कहा। और उसके जो ज़्यादातर मूवमेंट या उसके वीडियोज़ हैं, या उसने अभी जब पार्टी ने, बसपा ने उसको टिकट दिया था मेयर का, तो तब की जो तस्वीरें हैं उसमें भी वो बुर्के में, नकाब में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्सर वो अमूमन यही है कि अतीक के आसपास के लोग या जो इलाहाबाद के लोग, यानी कि प्रयागराज के जो लोग हैं, वो यही बताते हैं कि कभी भी जो शाइस्ता परवीन थी वो कभी कहीं आती ही नहीं थी लाइमलाइट में, कहीं सामने आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी ज़िंदगी में। और शायद ये ऐसा पहला मौका है कि जब ये फंसे हैं इतना बुरे तरीके से। और उसके बाद ये सब जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद चीज़ें शुरू हुई, तो तब कहीं जाकर के ये जो शाइस्ता परवीन है, इनका मूवमेंट ज़्यादा हुआ और ये आगे आई। लेकिन मीडिया में तो परवेज़ भाई, जिस तरह से खबरें चल रही हैं, हम बीते 1 महीने से तकरीबन देख रहे हैं, और जब से 50,000 का इनाम भी घोषित हुआ उसके बाद से, कि अतीक अहमद इतना खतरनाक नहीं है, या अतीक अहमद चूंकि इतना माइंड वो नहीं चला रहा, उसके पीछे की जो बैकबोन है उसका नाम शाइस्ता है। ये बात कहाँ से निकल कर आ रही है फिर? देखिए, ऐसा है कि ये जो बातें आई अभी, जैसे कि मैं बात अभी कर रहा था कि वो पहले लाइमलाइट में नहीं थी कभी, लेकिन अचानक 1 महीने में, आपने ऐसा कहा कि 1 महीने से वो इतना उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो वहीं से शुरू हुआ कि जब ये सब चीज़ें हुई, उमेश पाल हत्याकांड जब हो गया, तो सवाल ये था कि आखिर अतीक जेल में था, अशरफ जेल में था, तो कौन था जो शूटर्स से कांटेक्ट में था। तो तब इनका नाम निकल के सामने आया क्योंकि कि जेल में भी मिलने शाइस्ता, यही जाती बिल्कुल, थी। शाइस्ता जेल में जाती थी मिलने के लिए अतीक से। उन्हें, उनका अधिकार भी था, एक कैदी से मिलने का अधिकार होता सबको। और वो पत्नी थी अतीक अहमद की, तो वो गुजरात में साबरमती कई बार वहाँ उनसे मिलने गई हैं, और वो अशरफ से भी यहाँ मिलने गई हैं। तो इस तरह से जब ये मिलती थी, जो महिलाएं उनके परिवार की थी, ये सब उनसे मिलते रहे, और इसीलिए शाइस्ता का नाम आया कि शाइस्ता ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शूटर्स को आपस में कनेक्ट किया। क्या ये बात कितनी हद तक सही हो सकती है कि साबरमती जेल में जाना, अतीक अहमद से मिलना, अतीक अहमद के मैसेज को बाहर लेकर आना, उसे एग्जीक्यूट करवाना, जिसमें उमेश पाल की हत्या भी एक बात कही जा रही है, ये सब चीज़ें क्या कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ती हैं? जो अतीक अहमद से शुरू होती है, शाइस्ता एक मैसेंजर की भूमिका में है, या शाइस्ता रणनीति की भूमिका में है? चूंकि देखिए, इतने दिन से शाइस्ता लापता है। कोई होशियार आदमी, कोई चतुर आदमी ही इतने दिन तक छिपा रह सकता है, वो भी तब जब पुलिस मुस्तैदी से तलाश कर रही हो। असद बेटा मर गया, अतीक अहमद पति मर गया, अशरफ देवर मर गया, उसके बाद भी शाइस्ता तक पुलिस की पहुंच नहीं हो पा रही है। इतना सामान्य नहीं है किसी के लिए, एक सामान्य महिला के लिए। मैं ये वही हम बात आपको नहीं कर बता रहा रहे हूँ कि हैं। शाइस्ता के बारे में जो भी बातें निकल के आई हैं, वो पिछले 1 महीने में निकल के आई हैं। हाँ।
और इसी हत्याकांड के बाद ये सवाल भी आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संदेश जो मैसेंजर थी वो शाइस्ता ही थी, ऐसा पुलिस का मानना है। पुलिस कह रही है क्योंकि मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो पुख्ता तौर पर अभी नहीं कहा सकता, लेकिन क्योंकि वो उसके लिए आसान था मिलना अतीक से भी, अशरफ से भी, तो वो ऐसा कर सकती हैं, बिल्कुल ऐसा माना जा सकता है कि उन्होंने किया होगा। अब रही बात कि उनको अभी तलाश करने की जो बात है, उनको तलाश करना मुश्किल इसलिए होगा इस समय, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी हम बातचीत से पहले भी इससे, कि इस्लाम में एक प्रथा है जिसे इद्दत के नाम से जाना जाता है। इसमें ये होता है कि अगर किसी महिला का पति, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद इस्लाम में एक प्रथा है इद्दत, उसके तहत जो है 4 महीने और कुछ दिन का एक वक्त होता है जिसके तहत उस महिला को घर के अंदर रहना होता है। उस महिला के लिए कुछ प्रतिबंध होते हैं कि वो महिला किसी भी अनजान व्यक्ति से बाहर जाकर के नहीं मिल सकती, किसी अनजान पुरुष से नहीं मिल सकती, सिर्फ बेटा या भाई उनसे जाके मिल सकता है। इसके अलावा जो घर की महिला हैं वो उनसे मिलती हैं। उस महिला को ऐसी जगह पर रखा जाता है या ऐसी जगह वो रहती हैं, ऐसे कमरे में रहती हैं जहाँ सूरज की रोशनी ना पहुँचे, और उनका काम सिर्फ ये होता है कि वो जो 4 महीने कुछ दिन का जो वक्त है जिसमें वो इद्दत होती है, उस दौरान वो सिर्फ प्रार्थना करती हैं, नमाज पढ़ती हैं, दुआ करती हैं और धार्मिक अनुष्ठान करती हैं। इसके अलावा वो कुछ नहीं करती, दुनियावी काम कोई नहीं करती हैं, ना किसी से मिलना, ना जुलना, किसी शादी ब्याह में जाना, कुछ नहीं। हाँ, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो डॉक्टर आ सकता है या वो डॉक्टर पास जा सकती हैं। ये सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के दौरान है। क्या इसमें ये चूंकि धर्म की बात है, एक धार्मिक उसका हिस्सा है, क्या मोबाइल पर बात कर सकते हैं किसी पर? अच्छा। उसमें जो मैंने कहा कि जो गैजेट्स हैं या टीवी है या इन सब चीज़ों से दूर रहना होगा, ऐसा जो सिस्टम है उसमें बना हुआ है, तो उसमें ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती हैं। फिर तो परवेज अभी भाई, वो अभी उस उनको ढूंढना, हाँ, इन अगर वो इद्दत, यही सवाल है, यही अगर वो सवाल है इद्दत कि कर रही हैं अभी, अगर वो इद्दत कर रही हैं तो उन्हें और ढूंढना आप मुश्किल जैसा कि आप बता रहे हैं कि सिर्फ पति या बेटे से वो मुलाकात कर सकती हैं, इसके बेटे से और और भाई से, माफ कीजिएगा, भाई से और बेटे से मुलाकात कर सकती, इसके अलावा किसी से बात नहीं कर सकती, तो ऐसे में तो पुलिस के लिए शाइस्ता को खोजना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, अगर ऐसा है और वो इद्दत कर रही हैं, जैसा कि मुझे लगता है कि वो कर रही होंगी, तो अगर वो ऐसा करती हैं तो वाकई पुलिस के लिए एक मुश्किल और बढ़ जाएगी कि अगले 4-5 महीने तक फिर शाइस्ता को ढूंढ पाना क्या और मुश्किल हो ये जाएगा। धार्मिक आधार पे क्या इसमें कोई ये एक नियम है या इसमें ये छूट होती है कि आप करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें, ऐसा भी इसमें है? छूट नहीं, अनिवार्यता है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। ये अनिवार्यता है इस्लाम में कि अगर किसी सुहागन की, किसी के पति की या शौहर की मौत हो जाती है तो उसके बाद उसको ये करना ही है, ये अनिवार्यता है। लेकिन एक बात परवेज भाई शाइस्ता को लेकर बार बार ये उठती रही, बीते जब से हम 1-1.5 महीने से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, अतीक अहमद का साबरमती से यूपी आना, फिर जाना, फिर आना, और उसके बाद ये सब कुछ। शाइस्ता की जो भूमिका रही वो एक सामान्य महिला की भूमिका तो नहीं लगती। एक सामान्य महिला, हम कह रहे हैं कि एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी और मेन चेहरा अतीक अहमद थे, काम अतीक अहमद था, वो तो घर में रहती थी और जिस तरीके से काम गृहिणी रहती है, लेकिन एक सामान्य महिला इतने दिनों तक पुलिस से छिपी नहीं रह सकती। ये एक सामान्य महिला तो नहीं लगती। बिल्कुल, इस 1 महीने से पहले शायद हमने कभी शाइस्ता के बारे में सोचा भी नहीं था। उमेश पाल हत्याकांड अगर ना हुआ होता तो हम शायद आज ये बात भी ना कर रहे होते। लेकिन शाइस्ता लाइमलाइट में आई ही तभी है जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ है। तो यकीनन उसने कुछ ना कुछ इस तरह का प्लानिंग तो कहीं ना कहीं की है, और शाइस्ता अकेली नहीं है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, शाइस्ता अकेली नहीं है, या वो तीनों शूटर अकेले नहीं है। ठीक है, अतीक और अशरफ अब नहीं रहे दुनिया में, लेकिन उनका गैंग ख़त्म नहीं हुआ। बहुत सारे उनके गैंग के ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सपोर्टर हैं। देखिए, जब भी कोई बड़ा गैंगस्टर या कोई अपराधी जो होता है, वो अगर दुनिया में बहुत सारे लोगों से दुश्मनी करता है तो बहुत अच्छे दोस्त भी बनाता है। ऐसे दोस्त जो इस बुरे वक्त के ही लिए होते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो सामने आती हैं। जो बात आपने कही सी, शाइस्ता को कोई ना कोई सपोर्ट तो मिल रहा होगा, बिना किसी सपोर्ट के तो वो ऐसा नहीं कर सकती, सर्वाइव कर पाई। बिना किसी सपोर्ट के इतने दिनों तक छिपा भी नहीं जा सकता, ये भी बात है। लेकिन मैं चूंकि वहाँ के लोगों की भी प्रतिक्रिया हम लोग टीवी पर भी देख रहे थे, और अपने जो रिपोर्टर वहाँ मौजूद हैं, जो पड़ोसी हैं उनके, जो उनके करीबी हैं, या कल हमने जिस तरीके से देखा, जो जब सुपुर्द खाक किया जा रहा था तो बाहर बहुत सारी महिलाएं जिनको अंदर नहीं जाने दिया गया, उनकी बातें हम सुनिए, तो वो अतीक अहमद के एक अलग चैप्टर को खोलती है, एक अलग अध्याय है उसमें, जो मदद करने वाला है, जो उनके सुख दुख में खड़े होने वाला है, वो जो अतीक अहमद का चेहरा है, जो प्रयागराज में उनके पड़ोसी, ये कौन सी तस्वीर है जो सामने नहीं आती, या इसका जिक्र क्यों हो रहा है अब इस मौके पर? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अब कहानी खत्म हो चुकी है अतीक अहमद की। बड़ा माफिया था, सरगना था, राजनेता भी रहा, सांसद भी रहा, 5 बार का विधायक था।
जितनी भी इस तरह की कहानियाँ हैं और जितना अनूप मैंने आज तक कवर किया है क्राइम, मैंने काफ़ी लंबे अरसे से क्राइम को कवर किया है, क्राइम और पॉलिटिक्स। तो क्राइम में ऐसे जितने भी ये गैंगस्टर्स हैं या इतने बड़े माफिया हैं, मैंने ऐसा कहा कि ये केवल दुश्मन नहीं मनाते हैं, ये कुछ ऐसे काम भी करते हैं कि ताकि लोग इनकी मदद करें, इन्हें सपोर्ट करें इमरजेंसी की, या कोई इस तरह के हालात अगर पैदा हो जाए कि सरकार सिस्टम खिलाफी हो जाए आपके, तब आप क्या करेंगे? तो कोई तो चाहिए ना मदद के लिए। तो जहाँ तक ये वाली जो बात आपने अभी कही कि सपोर्ट करने वाली बात है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने भी बात की प्रयागराज, हमारी भी कई लोगों से बातचीत हो रही है, रिपोर्टर से बात हो रही है, कुछ एक्स ऑफिशियल्स हैं यूपी पुलिस के, उनसे भी मैंने बहुत बातचीत की है जिन्होंने इसके केसेस पे काम किया है। अतीक अहमद की ज़िंदगी में कोई सामाजिक कार्य करने वाला बड़ा काम नहीं है। इसने ना कोई स्कूल कॉलेज बनवाया, ना इसने अपने समाज के लिए कोई ऐसा बड़ा काम किया जिसको याद किया जा सके। लेकिन जैसे कि आपने कहा, आपका पास पड़ोस आपका बहुत करीबी होता है, तो पास पड़ोस के लोगों को जब जब किसी चीज़ की ज़रूरत हुई या कोई काम आन पड़ा, पुलिस से काम आन पड़ा, किसी मतलब सरकारी कोई काम आन पड़ा, तो इसने अपने प्रभाव का, अपने रुतबे का इस्तेमाल करके उनकी मदद लेकिन की। ये क्या और मैं और बता रहा हूँ आपको, इलाहाबाद के कुछ इलाकों में जो गरीब लोग रहते हैं, पूरे जनपद में, इलाहाबाद प्रयागराज में मतलब, तो वहाँ के जो गरीब लोग थे, उनका एक सिस्टम था कि जो बड़े लोग होते हैं अक्सर वो मदद करते ही हैं। तो जैसे कोई पहुँच गया कि भाई हमारी बिटिया की शादी है साहब, मदद कर दीजिए, तो ऐसे में इसने कुछ लोगों के लिए उनकी मदद की, उनकी लड़कियों की लाख शादी 50 कराने में। हज़ार हाँ देना हाँ कोई बड़ी बिल्कुल, बात भी नहीं उसके लिए बड़ी बात बड़ी नहीं, बात अरे भी पति नहीं। आदमी था तो लेकिन इतना। लेकिन ये क्या, ये क्या ट्रेंड है क्या ये? चूंकि ये एक नाम अतीक अहमद का नहीं है, फिर आप इस जो क्राइम की दुनिया है और इसके जो बाहुबली हैं और जो पॉलिटिक्स में भी रहे, उनके सबके साथ में ये चीज़ें मिलती हैं कि वो जो रईस है उसको तो परेशान करते हैं, लेकिन जो गरीब है उसको। मैंने वही आपसे भी कहा कि देखिए ये जो ट्रिक ये, है क्या, हाँ आप हाँ चूंकि इतने लंबे हाँ समय से बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरह का ट्रेंड देखने को मिलता है कि मैंने जैसे बताया कि यूपी में और बिहार में मैंने देखा कि जो यहाँ के गैंगस्टर्स और माफिया हैं, ये ठीक है, इनकी दुश्मनी बहुत होती है, आपसी झगड़े होते हैं, गैंग वॉर होती है, सब होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसे कुछ काम करते हैं जिसकी वजह से लोग इनकी तारीफ करते हैं। लोग, जैसे मैं एक और गैंगस्टर का नाम लूंगा कि हमारे यहाँ आती के बाद एक और नाम है मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी का तो खैर खानदान बहुत अच्छा खानदान से है वो, लेकिन उसने सब अपने खानदान पे पूरा एक काला दाग अगर है तो वो मुख्तार अंसारी है। मुख्तार अंसारी के लिए भी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि वो गरीब लड़कियों की शादी कराना, किसी गरीब का घर पे छप्पर है तो उसकी पक्की छत बनवा देना, किसी के मोहल्ले में सड़क नहीं बन पा रही सरकारी उससे, तो अपने पर्सनली करके सड़क बनवा देना, पानी की व्यवस्था करना, तालाब खुदवा देना। मुख्तार अंसारी ने ऐसे ये क्या बहुत सारे जन काम किए। समर्थन हासिल करने के लिए होता है, या ये अपनी एक छवि को अलग तरीके से भी पेश करने की कोशिश होती है, या फिर ये कि निचले तबके को मेरा मेरा सपोर्ट उनके साथ में जुड़ा रहे? बिल्कुल क्या अनूप, जैसे रणनीति क्या आपने है खुद ही इसके जवाब दे पीछे? दिया कि वाकई ये जन समर्थन हासिल करने का तरीका है, क्योंकि ये सब लोग जितने माफिया हैं जिनका हम नाम ले रहे हैं, ये सब सब कहीं ना कहीं राजनेता भी रहे हैं। इन्होंने राजनीति की, सांसद रहे, विधायक रहे। और किसी दल के बूते नहीं रहे, हाँ, निर्दलीय भी रहे, अपने बूते रहे। अपने अतीक बल अहमद पे। भी उसी में बिल्कुल, से एक नाम है। अतीक अहमद तो देखिए निर्दलीय चुनाव लड़ा कई बार और जीत गया। जीता। मुख्तार अंसारी भी चुनाव लड़े एक बार निर्दलीय और जीत गए। तो ये सब लोग अपने जो इस तरह के बाहुबली हैं, ये केवल यही दो नाम नहीं है, इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है यूपी और बिहार में। बिहार तक जाएंगे तो और हाँ, नाम निकल बिल्कुल। कर आते हैं। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे ये जो माफिया हैं जो सफ़ेद पोश हो गए बाद में, और जो सदन में जाके बैठे, संसद में बैठे, और उसके बावजूद इन्होंने ऐसे कुछ काम किए लेकिन जिससे अब मदद मिले। जो प्रयागराज में हुआ, देखिए, ठीक है, उसके बाद एक नाम तो चूंकि अशरफ के जुबान से निकला था, गुड्डू मुस्लिम की वो बात कुछ बताना चाह रहे थे और चाह रहा था, और उसके बाद वो तस्वीर निकली नहीं, वो बात पूरी नहीं हो पाई। गुड्डू मुस्लिम के बारे में अशरफ क्या कहना चाहता था, उससे पहले गोली चल गई। फिर एक नाम निकलकर जब 3 हमलावर सामने आते हैं तो सुंदर भाटी का आता है। अब सवाल उठ रहा है मीडिया के गलियारों में ही, सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, अब सवाल ये उठ रहा है क्या इस हत्याकांड के पीछे गुड्डू मुस्लिम है, इस हत्याकांड के पीछे सुंदर भाटी है? आप तो लंबे समय से क्राइम को देख रहे हैं, आप इसका क्या कुछ कनेक्शन जोड़ पा रहे हैं? देखिए मैं बताऊं, अभी ये बिल्कुल नाम आया सुंदर भाटी का जब सामने, तो एक बार को हमें भी थोड़ा ताज्जुब हुआ था क्योंकि दोनों बिल्कुल विपरीत दिशा के, जो इनका एक पश्चिम की भौगोलिक बेल्ट है, एक हाँ, भौगोलिक 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 स्थिति स्थिति अगर अलग आप देखें और इनका जो प्रभाव है भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, वो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में है। उनका कहीं भी कहीं कहीं कनेक्शन नहीं मिलता। तो इसीलिए सरसरी तौर पर जब ये नाम सामने आया कि एक गैंगस्टर जिसने मदद की है, कि जो हत्या आरोपी तीनों बदमाश हैं उनके पास विदेशी हथियार मिले हैं और उन्होंने उनका इस्तेमाल किया, तो उसमें सुंदर भाटी का नाम आया। तो यकीनन देखिए, कोई भी चीज़ किसी भी केस में अगर कोई नाम आता है तो पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है और जितना मैंने यूपी और बिहार को जितना स्टडी किया है क्राइम को वहाँ के,
तो मुझे कहीं भी ऐसा कोई एक भी किस्सा या एक भी वाकया नहीं मिला जहाँ पे कहीं अतीक या सुंदर भाटी का टकराव हुआ हो या वो दोनों कहीं आमने सामने आए हो किसी मामले को लेकर। कहीं भी नहीं मिला, वास्तव में नहीं मिला। तो नहीं, हो लेकिन सकता है ये कि कनेक्शन है। देखिए, जो 3 आरोपी हैं, उसमें से एक जब वो हमीरपुर में बंद था, तो उसके साथ ये कहा जा रहा है कि भाई उसका शिष्य हो गया था वो जेल के अंदर, और उसी के इशारे पर उसको शायद बंदूक वगैरह भी उपलब्ध। तो ये चूंकि देखिए, जो इनके पास पिस्तौल मिली हैं, सामान्य पिस्तौल नहीं है, इंडिया में तो बैन भी है, आई कैसे इतनी महंगी, और सभी की उम्र 25 साल से कम है, इतना बड़ा कोई क्राइम में उनका नाम नहीं था, कहाँ से उनको सपोर्ट, कुछ ना कुछ तो सपोर्ट होगा, आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते, बिल्कुल। कहीं से तो होगा। देखिए, मैंने वही आपसे कहा कि सुंदर भाटी का नाम आना, नाम वैसे नहीं आ रहा है कि अतीक की दुश्मनी के नाम पे आ रहा है कि अतीक से कोई दुश्मनी है कहीं किसी, क्योंकि एक भी मामला मेरी जानकारी में तो नहीं है जहां इन दोनों का कहीं टकराव हुआ हो, ये दोनों आमने सामने आए हों, क्योंकि कहीं कोई है ही नहीं। लेकिन जो शूटर हैं, जो हत्या आरोपी है 3, उनमें से एक शूटर जो है वो सुंदर भाटी को अपना गुरु बता रहा है, या उसने उसके बाद जो जानकारी निकल के आई है, हाँ, तो वहां से वो कहीं ना कहीं नाम सामने आया है, और अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो चीजें निकल के सामने आएंगी। एक आखिरी सवाल परवेश भाई, और सवाल ये है कि ये जो 3 नाम अभी आए हैं निकल के, एक जो लवलेश है, जो कि पहले 4-5 साल पहले बजरंग दल में भी था, और बाकी जो दोनों हैं, ये क्या जो जो प्राथमिक जांच में निकल कर बात सामने आ रही है कि बड़ा बनना था, बड़ा क्रिमिनल बनना था, क्या ये बात सिर्फ इतनी लगती है आपको? चूंकि अतीक अहमद जैसा एक बाहुबली इंसान, और उसको जो दूर दूर के हैं, तीनों का डिस्ट्रिक्ट भी अलग अलग है, रहने वाले अलग अलग जगहों के, वो एक मिशन के लिए एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और जाकर एक ऐसे इंसान की हत्या कर देते हैं जिससे उसका कोई ताल्लुक समझ में नहीं आता। ये बहुत सामान्य लगता है क्या? ये नेम अनूप, फेम के लिए लगता है ये सर? नहीं 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 अनूप, ये कहानी जितनी आसान दिख रही है कि आपने किसी को पकड़ा, उसने बोला कि साहब मैं तो बड़ा बनना चाहता था, हाँ। यूपी का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता था, इसलिए मैंने अतीक अहमद को मार दिया। तो ये कहानी बिल्कुल भी कहीं भी गले नहीं उतरती, मेरे भी नहीं उतर रही और पुलिस के भी नहीं उतर रही होगी, पुलिस भी इस पे काम कर रही है कि आप 3 जिलों के अलग अलग लोगों को उठाते हैं, और वो तीनों लोग अलग अलग जिलों के हैं, तीनों एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे शायद। महज 48 घंटे वो लोग साथ रहते हैं, रेकी करते हैं, सारी चीज़ें प्लान करते हैं। इसमें बहुत सारे सवाल हैं कि इतने महंगे हथियार जो भारत में बैन है, बिल्कुल। जिगाना पिस्टल भारत में प्रतिबंधित है, उसका इस्तेमाल भी नहीं हो सकता और लाई भी नहीं जा सकती, आप उसे इम्पोर्ट भी नहीं कर सकते आप। कहा जा रहा है पाकिस्तान से हाँ, होते हुए वो आएगी, हाँ। अवैध तरीके से आएगी, ज़ाहिर तौर पर इलीगल तरीके से यहाँ लाई गई है। तो इस तरह का काम कोई छोटा बदमाश तो नहीं कर सकता, या छोटी ये कम उम्र के जो लड़के हैं, इनके ऊपर तीनों का आपराधिक इतिहास है, तीनों जेल भी जा हाँ, चुके लेकिन हैं, उस लेवल के उस लेवल का नहीं है कि इतने बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स वो ले आए और उनका इस्तेमाल करना, उनको यूज करने की जो ट्रेनिंग इन्हें दी गई है, जिस तरह से इन्होंने हथियार चलाए पुलिस के सामने, सामान्य कट्टा तो था बिल्कुल नहीं, नहीं कि नहीं हाँ। नहीं, जिस तरह से ये फायर कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर जो हमारे आज तक के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं, सबसे पहले हमने आज तक पे दिखाया वो पूरा मंजर, तो जिस तरह से ये फायरिंग कर रहे थे उससे साफ देख के लग रहा था कि इन्होंने ट्रेनिंग दी गई ट्रेनिंग ली है, है, मजे बिल्कुल हुए पिस्टल हैं ये, चलाने हाँ। की ट्रेनिंग थी, क्योंकि ऐसे पिस्टल चलाना आसान काम नहीं होता, और इस तरह से आपने देखा कि सही टाइम पे उन्होंने पिस्टल गिरा भी दी, तो गिरा दी, सरेंडर कर बिल्कुल। दिया। तो एक प्लान वे में आए ये थे, तो ऐसा वो कुछ 3 नहीं लोग था, हैं अनूप जो अभी सामने आ गए हैं। इसके साजिश के पीछे कौन है, आखिर वो कौन है जो ये इनको बड़ा इकट्ठा सवाल है। करके हाँ। इन्हें तीनों को एक ये जगह बड़ा लाया सवाल है, है। वो कौन है जिसने ये इन्हें ये हथियार दिए, ये वो कौन तो है जिसने इन्हें सपोर्ट दिया, लोकल सपोर्ट दिया, वो कौन है जो 3 अलग अलग लोगों को एक साथ एकजुट करता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है, पिस्टल चलानी सिखाता है, उन्हें पैसा देता है, होटल में रुकने का, रेकी करने के लिए संसाधन जुटाता है, लोकल सपोर्ट भी देता है। तो इतने सारे ये है सवाल बड़ा अनूप हैं, सवाल। ये तो 3 बड़ी मोहरे सारी- हैं, बिल्कुल ये मोहरे हैं, और इनका असली रिंग मास्टर कौन है, ये पुलिस के लिए भी जांच का विषय है, बड़ा सवाल भी है। जांच उस दिशा में आगे बढ़ भी रही है, और अब देखना दिलचस्प होगा कि इन 3 मोहरों की असली जो कमान है वो परवेज भाई किसके हाथ में। लेकिन सवाल ये भी है कि शाइस्ता कहाँ है, चूंकि पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है, और जिस तरीके से परवेज भाई ने बताया कि अगर वो इस्लाम की उस परंपरा का उस तरीके से पालन कर रही है, तो वाकई पुलिस के लिए अभी कम से कम 4 साढ़े 4 महीने बिल्कुल, क्योंकि शाइस्ता को मूवमेंट खोज करेगी तो पाना। पकड़ना मुश्किल होगा, मूवमेंट कर रही होगी तब तो आप पकड़ सकते हैं, मूवमेंट करता है आदमी तो पता रहता है ना, लेकिन जब आप बिल्कुल एकदम अंडरग्राउंड एक हो जगह जाएं, हो जाएंगे एक तो जगह फिर रहेंगे, किसी से संपर्क नहीं करेंगे, फोन पे बात नहीं करेंगे, तो थोड़ा मुश्किल। बहुत मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई आपका इस तमाम बातचीत के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।